हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड में होने वाले एग्जाम के बारे में, जिसमें हमारा क्या एग्जाम है 2026 में हो रहा है। और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो पेपर है। ठीक है, ये हमारा पेपर है 25/2/2026 को है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे मॉडल पेपर की किस तरह से पेपर आएंगे। ठीक है, क्या पैटर्न है इसका, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पेपर है 347 BU। ठीक है, ये 2026 का पेपर है। तो इसको हम देख लेते हैं और इस पेपर को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं आप लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ तर्क और शक्ति के दिया है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है इस कथन के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ अभिकथन जो दिया है, कह रहा है विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। तर्क कर रहा है विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब ये बताना है कि जो ये कथन है और ये दोनों सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ विकल्प क्या है हमारा, पहला कह रहा है अभिकथन और तर्क दोनों सही है। अगर ये दोनों सही है तो इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर कह रहा है अभिकथन सही है यानी पहला सही है और दूसरा गलत है तो हम दूसरे वाले पर टिक लगाएंगे। अगर इसी तरह पहला गलत होता है और दूसरा सही होता है तो हम तीसरे पे लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कह रहा है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, अगर दोनों गलत होगा तो हम चौथे पे लगाएंगे टिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो ये कह रहा है अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ठीक है, और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ख नंबर, देखिए यहाँ पर कह रहा है क्रोमीन H2O6Cl3 बैगनी। ठीक है, और क्रोमीन H2O5Cl, ठीक है, क्लोरीन H2O भूरा और हरा के बीच में किस प्रकार की समझौता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ हमें आपको क्या बताना है, समझौता। ठीक है, तो समझौता में देखिए 4 दिए हैं, कह रहा है बंधनी समझौता, आयनन समझौता और विलायक समझौता। ठीक है, और उप संयोजन समझौता। तो यहाँ पर देखिए हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, जल है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जल है और जल में क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, ठीक है, अगर हम इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं, जिनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा। घनत्व सर्वाधिक होगा, घनत्व जानते हैं, घनत्व अगर हम देखें तो घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसी का क्या होगा, हमारा घनत्व भी अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान देखना है, तो द्रव्यमान तो हमको पता नहीं चलेगा इसमें किसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, कि सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका अधिक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है निकिल का, कॉपर इसका होगा। ठीक है, इसका होता है कितना होता है 29। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं चौथा। ठीक है, बढ़ती हुई अम्ल प्रबलता का सही क्रम है। अब देखिए अम्ल किसकी अम्ल प्रबलता सबसे अधिक होगी, जिसका सबसे ज़्यादा जैसे कि H+ होगा। ठीक है, वो हमारा अम्ल प्रबलता उसका क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो इसमें हमारा सबसे होता है क्या, देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे कम हमारा किसका होता है, एथेनॉल का होता है, फिर फिनॉल का, एसिटिन का, फिर क्लोरो एसिटिक अम्ल का होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए अगला नंबर का अपक्रिया AR यानी एरोमेटिक N2Cl- रिएक्शन हम किसे करा रहे हैं, कॉपर HCl। ठीक है, एरोमेटिक Cl, ठीक है, और प्लस N2 प्लस कॉपर Cl का नाम है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा गॉटरमैन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं च नंबर, देखते हैं कि च नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगर च नंबर का रहा है कॉलम ए दिए गए हार्मोन्सों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों कॉलम सेकंड से, ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है हमारा, देखिए ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या करता है, शरीर की उपायवाचिक क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय दर, श्वसन दर में वृद्धि करना करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, अगर यहाँ पर देखें तो ये पुरुषों के लिए, ठीक है, पुरुषों के लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें, अगर इसी तरह डी को हम देखें तो कह रहा है मिनरेलो कार्डियोट। ठीक है, अगर इसका हम देखें तो इसका हमारा क्या होगा,
इसका हमारा हो जाएगा क्या, ए। गुर्दों में उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम देखें एक्स्ट्रा डाइऑल, ठीक है, अगर ये वाला हम देखते हैं तो हमारा एक ऑप्शन बच गया है जो डी है, महिलाओं में गौड़ यौन लक्षणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सही है। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं स्थिर क्वाथी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्थिर क्वाथी जो होता है वो क्या होता है, वह द्रव्य, ठीक है, वह द्रव्य मिश्रण है जिसका संगठन द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। ठीक है, और जो एक नियत ताप पर उबलता है, ऐसे मिश्रणों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे कि ख का आंसर देखते हैं, संक्रमण तत्वों की सक्रियता स्केडियम से कॉपर तक लगभग लगातार घटती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर देखें, जो इसका उत्तर होगा स्केडियम से कॉपर, ठीक है, तक जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है, जिससे प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है। इसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती है और आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो घटती है और सक्रियता क्या होती है, कम हो जाती है। देखिएगा जो स्केडियम होता है, यहाँ पर अगर स्केडियम है तो कॉपर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, घटती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ग नंबर, निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक के IUPAC नेम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो दिया है CONH3 4Cl NO2Cl, ये दिया है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा हमारा IUPAC नेम, और सेकंड वाले का भी हम बता देते हैं CONH3 6Cl3 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का पहले का जो आंसर होगा हमारा टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम देखते हैं इसका सेकेंड वाले का, तो हेक्साएमीन, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हेक्साएमीन, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए पहला कर रहा है ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफार्म, क्लोरोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है क्वथनांक के बढ़ते हुए, तो देखिए इसमें हम कैसे जानेंगे कि किसका क्वथनांक अधिक होगा, किसका क्वथनांक कम होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अणुभार सबका निकालेंगे। ठीक है, तो जिसका अणुभार सबसे अधिक होगा उसका क्वथनांक भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो सबसे देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारा, किसका अणुभार सबसे अधिक होता है, तो इसमें हम देखते हैं क्लोरोमेथेन। ठीक है, जो क्लोरोमेथेन होता है इसका सबसे कम अणुभार होता है, तो ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जिसका अणुभार सबसे अधिक होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्लोरोमेथेन जो होता है सब, अगर क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और डाइब्रोमोमेथेन और ब्रोमोफार्म में सबसे कम जो होता है अणुभार वो किसका होता है, क्लोरोमेथेन का होता है, इसलिए सबसे पहले रखा जाएगा, ये बढ़ते हुए है। ठीक है, तो उसका क्वथनांक सबसे अधिक, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, ब्रोमोफार्म का क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, क्लोरोमेथेन का होगा। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। इसी तरह अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का क्वथनांक जो होगा क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, अणुभार कम होता है। उसके बाद हमारा कौन सा होता है, 1 क्लोरोप्रोपेन होता है, और उसके बाद 1 क्लोरोब्यूटेन का होता है। तो सबसे अधिक हमारा किसका होता है अणुभार, क्लोरोब्यूटेन का होता है। तो ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अणुभार। अणुभार से ही हमें पता चलेगा जिसका अणुभार सबसे अधिक होगा उसी का क्या होगा, हमारा क्वथनांक भी सबसे अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन हो ही चुका है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर तीसरा का क्या कर रहा है, C7H8O आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनॉल की संरचना लिखिए। ठीक है, तो ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए एक हमारा ये बनेगा, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ठीक है, तो पहले को हम बोलते हैं क्या, ओ क्रिसॉल। ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यम क्रिसॉल यानी 3 मिथाइल फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, और अगर तीसरा देखते हैं तो इसको बोलते हैं पी क्रिसॉल 4 मिथाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, 4 मिथाइल और फिनॉल बोलते हैं। इन 3 के अलावा अब कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तीसरे का ख कह रहा है, यहाँ देखिए बेंजीन का क्वथनांक, यानी देखिए बेंजीन का क्वथनांक दे दिया हमको, कितना दिया है, 353.23 केल्विन दिया है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए अवाष्पशील विलेय को, ठीक है, यानी 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय विलेय भी दे दिया हमारा। और यहाँ पर दे दिया 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, अब क्वथनांक दे दिया है, कितना दे दिया, 354.11 केल्विन हो जाता है, ठीक है। तो विलेय के मोलल द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी बेंजीन के केबी का मान दे दिया है, कितना दे दिया, 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल पर मोल दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या दिया है मैं इसमें बता देता हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन का क्वथनांक हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया था। अब विलयन का भी क्वथनांक दिया है, तो इससे हमसे क्या बेंजीन का तापमान निकल जाएगा, यानी टीबी का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमको टीबी डेल्टा टीबी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केबी भी हमको दिया था, तो केबी हमको दिया है 2.53 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया है, ठीक है। अगर यहीं पर देखते हैं विलायक यानी बेंजीन दिया हुआ था, यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, और ये ग्राम में था, मैंने इसको चेंज कर दिया केजी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए विलेय दिया था, यानी स्मॉल डब्ल्यू का भी मान दे दिया था, कितना, 1.80, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है मोलल द्रव्यमान यानी एम का मान पूछ रहा है, तो इसे कैसे, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर होता है हमारा के बी इंटू एम। यहाँ से एम की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये होता है डेल्टा टीबी अब बटे के बी, ठीक है। तो यहाँ पर एम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगा 0.88, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 2.53। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.348, ठीक है, मोल पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं मोल निकालते हैं, पहले मोल देखते हैं कितना होगा। तो मोल हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए मोल जो होता है 0.348 से, ठीक है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 0.9 से, यानी जो इसका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0.9, ठीक है, 0.9 यानी विलायक से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो हमारा मोल कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 0.03123, ठीक है, यह आ जाएगा हमें मोल, ठीक है। हमें तो ये भी नहीं चाहिए, हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर होता है मोलर द्रव्यमान, तो लिखेंगे क्या, विलेय बटे कितना होता है हमारा, मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर विलेय की बात करें तो विलेय हमारा कितना दिया था, 1.80। अब मोल हमारा यहाँ पर निकालें, कितना निकालें, 0.03132 यही दिया है। और इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 57.5 ग्राम, ठीक है, पर मोल, ठीक है। इसको हम लगभग में लिख देंगे, तो अगर हम लगभग लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 58 ग्राम, ठीक है, पर मोल, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ग नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इस समीकरण को हमको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, अगर हम यहीं पे देख लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बचा हमारा, अब देखिए यहाँ पर COO के बच गया, और यहाँ पर एक H आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर अब देखिए क्या बनेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर फिर एक बेंजीन बनेगा, ठीक। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, COOH, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा C6H5CH, ठीक है, और NCONHNH2 प्लस H2O, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेंजील्डिहाइड सेमी कार्बोनेज, ठीक है, इसको यही पढ़ा जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा इसमें जो बनता है, ये हमारा क्या बनता है, ये बेंजोइक अम्ल बनता है, क्या बनता है इसमें बनता है हमारा बेंजोइक अम्ल, और इसमें बनता है हमारा क्या, बेंजोल्डिहाइड सेमी कार्बोनेज बनता है, ठीक है। अगर इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीडेट शीट संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर अगर इसका आंसर देखते हैं तो पहले हम देख लेते हैं आकार में, ठीक है। आकार में अगर हम देखते हैं तो आकार में अगर हम देखें तो देखिए जो अल्फा हेलिक्स एक क्या होता है, कुंडल या सर्पिलाकार संरचना होता है, जबकि बीटा प्लीडेट क्या होता है, जो बीटा प्लीडेट होता है वो एक चपटी मुड़ी हुई संरचना होती है, ठीक है। ये आकार में था। अगर एच बंद देखते हैं, एच बंद अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अल्फा हेलिक्स में H नेगेटिव बंद है, एक
क्या होता है, पीलीपेटाइट होता है, श्रृंखला के भीतर बनते हैं। और जबकि क्या होता है, बीटा प्लीटेड में सीट में क्या होता है, एच बंद अक्सर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बनते हैं। ठीक है, अगर इनकी अस्थायित्व की बात करें, ठीक है, अस्थायित्व क्या होता है, तो देखिए जो अस्थायित्व होता है अल्फा हेलिक्स में एच बंद के कारण अस्थायित्व होता है, जबकि बीटा प्लीटेड सीट कम अस्थायित्व होता है। ठीक है, ये इसके क्या थे, हमारे संरचना में अंतर थे। ठीक है, 3 अंतर है, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं चौथा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो कह रहा है हेनरी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी की असुविधा महसूस होती है। ठीक है, तो पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या। तो देखिए इसका होता है, यहाँ पर देख लीजिए चौथे का अगर हम देखते हैं, तो कह रहा है अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार किसी द्रव में गैस की विलेयता, ठीक है, द्रव के ऊपर गैस के आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार बोतल खोलने पर दाब कम हो जाता है, जिससे खुली हुई CO2 गैस बुलबुली के रूप में तेजी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखें चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेनरी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है। ठीक है, इसका बताना है हमें क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चौथे का जो आंसर है यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। हेनरी के नियम के अनुसार किसी द्रव में गैस की विलेयता द्रव के ऊपर गैस के आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी की और असुविधा महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कमरे के तापमान पर रखी सोडा टावर की बोतल, ठीक है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों फफकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हेनरी के नियम के अनुसार बोतल खोलने पर दाब कम हो जाता है, जिससे खुली हुई CO2 गैस बुलबुली के रूप में तेजी से बाहर निकलती है। ठीक है, इसका आंसर हमारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा कौन सा क्वेश्चन है, चौथे का ख नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम को लिखिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए चौथे का जो ख का आंसर है, यहाँ पर दिया है प्रथम नियम। ठीक है, तो जो नियम है प्रथम नियम, यहाँ कह रहा है जब किसी वैद्युत अपघटनिक सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें आयनों का, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थों की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है W जो समानुपाती है Q के बराबर होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी W बराबर क्या है, हमारा पदार्थ की मात्रा, और जो कांस्टेंट था हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और Q को क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीय नियम अगर हम देखते हैं, तो द्वितीय नियम कह रहा है यदि दो या दो से अधिक वैद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए और प्रत्येक सेल में समान मात्रा में आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर समान मात्रा में ग्राम तुल्यांक निर्पेक्षित होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जो हमारा फार्मूला है, यानी ये हमारा क्या होगा, W1/E, W1 बराबर W2/E, W2 बराबर W2/E W3 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ग नंबर, समान अभिक्रिया A से B के लिए A की सांद्रता और समय का आलेख चित्र दिया गया है। ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कोटि बताना है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा क्या बताना है, वक्र का ढलान क्या होगा। ठीक है, तो वक्र का ढलान भी बताना है हमें। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बताना है। ठीक है, यहाँ कोटि बताना है, और वेग स्थिरांक यानी इसका इकाई बताना है, यानी इसका, ठीक है, मात्रक बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सांद्रता दिया है, और ये कह रहा है कि ये देखिए ढलान ऐसे है, A से B की तरफ जा रहा है। ठीक है, A से B की तरफ, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, और ये देखिए समय है, ये समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब समय के साथ कम हो रहा है तो इसका मतलब जो कोटि होगी, वो कोटि हमारा क्या होगा, हमारा कोटि होगा हमारा शून्य होगा। देखिए कभी भी समय के साथ अगर कम होता जा रहा है तो कोटि हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और ढलान यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, ये ऋणात्मक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आप, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। और इसी तरह अगर हम देखते हैं वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो वेग स्थिरांक की इकाई यानी के बराबर हमारा क्या होता है, जानते हैं हम क्या होता है, मोल, ठीक है, पर लीटर। ठीक है, इनवर्स, और ये क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यही तो होता है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल, ठीक है,
और लीटर इनवर्स और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी इनवर्स का मतलब है वो नीचे यानी बटे के रूप में है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं घ नंबर कह रहा है निम्नलिखित के संदर्भ में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड की तुलना कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करना है और ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में करना है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। अगर इसमें दोनों में हम अंतर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ठीक है, इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 4, ठीक है, 4 कक्षक के रूप में भरे जाते हैं, ठीक है। यानी लेंथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है 4 कक्षक के रूप में भरा जाता है, और एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, वो हमारा 5, ठीक है, 5 कक्षक के रूप में भरा जाता है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में बोला जाए तो यहाँ पर देखिए जो अस्थाई अवस्था होती है लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः क्या होती हैं 2 और 3 होती हैं, जबकि क्या होता है अगर एक्टिनाइड की समान ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो वो क्या होता है हमारा 3 से 4 होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें 3 होती है और इसमें 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या है सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन करा है, 5वां कर वर्नर के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं लिखिए, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या होगा। अगर देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा कि वर्नर के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं, तो वर्नर के सिद्धांत की जो मुख्य अवधारणाएं होती हैं वो 2 होती हैं, ठीक है। अगर वो कौन कौन सी होती है अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण पहला होता है हमारा क्या ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है समन्वय संख्या, क्या होता है समन्वय, ठीक है, संख्या होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए जो अगर हम लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं है कि केंद्रीय धातु प्रमाण की 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं। देखिए पहला है आयनित होने के योग्य ऑक्सीकरण, ठीक है, अवस्था के अनुरूप, और गैर आयनित होने के योग्य समन्वय संख्या के अनुरूप होता है, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण भी दिया है और यहाँ पर समन्वय, यही 2 है जो वर्नर की सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ख नंबर वसा में विलय 4 विटामिनों के नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। वसा में विलय 4 विटामिनों के नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या था हमारा, अगर देखें तो वसा में विलय 4 विटामिन, तो देखिए वसा, वसा का मतलब होता है हमारा क्या होता है फैट, फैट, ठीक है, फटा, यानी यहाँ जो वसा है, ठीक है, यानी फैट है, इसमें हमें विलय विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के होते हैं, ठीक है। विलय विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, इससे हड्डियां क्या हो जाती हैं कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन ई की कमी से, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये बंध्यता होता है, ठीक है। बंध्यता का मतलब जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाता है, अगर इसका विटामिन ई का अगर हम देखते हैं और भी है तो प्रजनन संबंधी विकार, जैसे कि मान लीजिए ये नवजात शिशु में होता है, क्या होता है जैसे कि हेमोलिटिस एनीमिया होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है विटामिन ई की कमी से होता है। और अगर यही विटामिन के की कमी से देखते हैं तो रक्त स्कंदन में, ठीक है, होता है, ठीक है, यानी रक्त का क्या होता है थक्का जमना, ठीक है, रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है जिससे, ठीक है, यानी के की कमी से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 0.1 मोल पर लीटर किलो कैल्शियम विलयन में भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.2, ठीक है, मोल केल्विन के सीएल विलयन में भरने पर 520 ओम हो जाता है तो 0.20 मोल पर लीटर के सीएल विलयन की चालकता एवं मोलल की चालकता परिकलित कीजिए, ठीक है। यदि यहाँ पर देखिए कुछ मान भी दे दिया है कि इतना है, विलयन की चालकता कितना है, यहाँ दिया 1.29 सेकंड पर मिनट है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए 5वें में क्या क्या दे दिया है मैं लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर K1 की वैल्यू दिया है कितना 1.29, ठीक है, सेकंड पर मिनट, ठीक है। और R1 की भी वैल्यू दे दिया हमारा कितना दिया है 100 ओम दिया है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं G स्टार का वैल्यू भी दे दिया, कितना दे दिया ये फार्मूला होता है हमारा क्या होता है R1, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू भरेंगे तो 2.9 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100, तो ये कितना हो जाएगा 129, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है, ये हमारा आ गया, एक वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम R2 देखते हैं तो R2 हमारा 520 ओम दिया है, ठीक है, 520 ओम। तो K2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा G स्टार बटे कितना हो जाएगा R2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 129 बटे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना 520, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.248, ठीक है, सेकेंड पर मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना K2 की वैल्यू हो गई, ठीक है।
ये हमारा K2 की वैल्यू हो गई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पर हम C की वैल्यू देखते हैं, तो C की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो यहाँ पर C का जो होता है वो दिया कितना है, 0.02 मोल पर लीटर ये दिया है। अगर हम इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 100, ठीक है, मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है, यानी ऐसे हम चेंज कर लिए, लीटर में था, ठीक है, मिली लीटर में हम अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ये C की वैल्यू थी, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा K2/C। तो यहाँ पर हमारा जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया है 0.248 अपॉन कितना हो जाएगा 20। अगर यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0124 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो मोलर चालकता है वो हमारा आ चुका है, वो कितना है 0. ठीक है 0124 सेकेंड मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे दिया गया है, ताप दे दिए गए हैं और यहाँ पर वेग स्थिरांक भी दे दिए गए हैं। कह रहा है हमको क्या करना है, ये मध्य के ग्राफ खींचिए ए तथा एवं ई ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पांचवें का यदि घ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। जो स्थिरांक दिए थे अलग अलग टेम्परेचर पे, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, और इसको मैंने सॉल्व भी कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, जो समझाना रहेगा मैं वो जरूर समझा दूंगा आप लोग को। यहाँ पर देखिए अगर छठवां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, एक रंगहीन, ठीक है, AC6H7N जल में बहुत कम घुलनशील है और खनिज अम्ल के साथ अपक्रिया से जल में विलीय एक यौगिक बी देता है, यौगिक A CHCl3 और, ठीक है, कर एल्कोहलिक KOH अपक्रिया पर C बनाने के कारण दुर्गंध देता है, यौगिक A के बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए सल्फोनिक क्लोराइड के अभिक्रिया D देता है जो क्षारक में घुलनशील है, Na और NO2 और HCl के साथ अभिक्रिया यौगिक A यौगिक E देता है जो क्षारीय, ठीक है, क्षारकीय माध्यम से फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक यानी F बनाता है। A से F तक यौगिक को पहचानिए, ठीक है। या हमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कि निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में अभिकर्मक या उत्पाद की प्रगति पहचान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इस वाले क्वेश्चन को न करके, क्योंकि यहाँ पर अथवा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या करना है हमें ये बताते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर किससे अभिक्रिया किया गया है ये नहीं दिया है, यहाँ पर क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। अगर इसी क्रम में हम देखते हैं दूसरा नंबर पे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ये बताना है। इसके बाद इससे किससे यहाँ पर जो होगा उससे क्रिया करके ये क्या आया है, ठीक है, तो किससे क्रिया कराएं कि ये आ गया है ये, उसके बाद यहाँ पर किससे क्रिया कराएं कि ये आ जाए, ठीक है। इस तरह से हमको ये सारी चीजें बताना है। तो चलिए हम इसको हम बता देते हैं आप लोग को कि क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही इसी क्वेश्चन में मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ कि क्या क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहले नंबर पे जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा SN, ठीक है, क्या होगा हमारा यहाँ पर जो होगा SN या क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर पे अगर देखते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा हमारा, जो ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा NO2 और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा NHCOCH3 होगा, ठीक है। और इसके बाद हमको यहाँ पर भी बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ये थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे जो होगा वो हम बता देते हैं आप लोग को क्या होगा, ये होगा H2O या H+ से, ठीक है, अभिक्रिया कराया जा रहा है, ठीक है, जिससे हमको ये मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं चौथे नंबर पे क्या होगा, तो हमारा यहाँ अगर देखते हैं चौथे नंबर पे, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बेंजीन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा CH3 और यह क्या हो जाएगा NO2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या N2+Cl2, ठीक है। और यहाँ पांचवें स्थान पे जो होगा वो हमारा क्या होगा H3PO3 और क्या हो जाएगा H2O होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है बेंजीन, यानी प्रश्न नंबर 6वें का ख अगर देखिए तो बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विचरण आप किस प्रकार कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए हैं, इन सब क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। या अथवा किया है, अथवा में से क्या करना है आपको, या तो इसको करना है, करा निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, तो एल्डोड, ठीक है, संगणन या कैनिजारो अपक्रिया या रेजेनमुंड अपचयन, ठीक है, इन तीनों का क्या करना है आपको व्याख्या करना है। तो हम इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं कर लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा, हम लिख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं एल्डोन संघनन, ठीक है, तो एल्डोन संघनन का हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच एच है और सी एच, ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखते हैं, ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था इसमें, इसको अगर हम देखें एल्डोन संघनन, ठीक है, एल्डोन संघनन क्या होता है, देखिए ऐसी अपक्रिया, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन क्षार के माध्यम से आपस में संघनित होकर बीटा हाइड्रॉक्सिड या एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोड बनाते हैं, एल्डोड संघनन कहलाते हैं, ठीक है। ये इसका डिफिनीशन था। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या था, उदाहरण है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी का देखते हैं तो कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है, अगर यहाँ पर आपको लिखना है कैनिजारो अपक्रिया, इसके बारे में हम बताते हैं, लिख लीजिएगा। ये तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मैंने उदाहरण यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। क्या होता है इसका जो अपक्रिया होता है वो क्या होता है, वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कैनिजारो अपक्रिया का, वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वे सघन क्षार की उपस्थिति में अपचयन एवं ऑक्सीकरण की समकालिक क्रिया करके एक अल्कोहल और एक अम्ल का लवण बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया बनाते कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, एक एल्डिहाइड है जो अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा कि सघन अपचयन, ठीक है, समकालीन एल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर एक लवण बन रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैनिजारो अपक्रिया बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है रोजेमुंड अपचयन, ठीक है, तो इसका क्या होता है अगर हम देखें तो कह रहा है, इसका अगर हम देखें यहाँ पर देखिए, जो रोजेमुंड अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको अगर हम देखें तो इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसिल क्लोराइड का, ठीक है, एसिल क्लोराइड का यहाँ पर देखिए लिखा है पीडी या BaSO4, इसको कहते हैं विषक्त उत्प्रेरक, विषक्त उत्प्रेरक कहते हैं की उपस्थिति में, यानी एसिल क्लोराइड का, ठीक है, पीडी या BaS4 यानी विषक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करके एल्डिहाइड प्राप्त करना रोजेमुंड अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो ये था और इसका ए क्या हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा 7वें का निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है O और P डाइब्रोमोबेंजीन में से किसी एक किसका गलनांक उच्च और क्यों है, ठीक है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जो P डाइब्रोमोबेंजीन का गलनांक अधिक होता है क्योंकि इसका और सममित यानी सिमेट्रिकल होता है, जिससे क्रिस्टल संरचना सघन बनती है और गलनांक बढ़ जाता है, ठीक है। इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है कि हेलो एल्केन की जल में अघुलनशीलता, ठीक है, घुलनशीलता, ठीक है, बहुत कम क्यों होती है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, हेलोजन की जो अणु अध्रुवीय यानी नॉन पोलर होते हैं जबकि जल ध्रुवीय पोलर हैं, ठीक है, समान यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। देखिए O और B डाइब्रोमोबेंजीन में से किसका गलनांक उच्च होता है और क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो P डाइब्रोमोबेंजीन का यानी P जो डाइब्रोमोबेंजीन होता है का गलनांक अधिक होता है क्योंकि इसका जो अणु सममित यानी सिमेट्रिकल होता है, जिससे क्रिस्टल संरचना क्या बनती है, सघन बनती है और गलनांक क्या होता है, इसका बढ़ जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है हेलो एल्केनो की जल में घुलनशीलता बहुत कम होती है, ठीक है, तो क्यों कम होती है ये देखना है। यहाँ पर देखते हैं जो हेलो एल्केन है यानी हेलोजन के अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, मतलब नॉन पोलर होते हैं, जबकि जल ध्रुवीय पोलर होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय होते हैं यानी पोलर होते हैं, समान समान में घुलता है। सिद्धांत के अनुसार अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में कम घुलते हैं, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक। इसको हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और मैंने इसको एक बार बोल दिया है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, मैंने बाकी इसको लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अथवा था तो मैंने ऊपर वाला 2 क्वेश्चन कर दिया, इस दोनों क्वेश्चन को अब नहीं करेंगे, ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आप कैसे संपन्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा बेंजीन, ठीक है, ऐसे हो गया और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या OCH3, ठीक है, अब प्लस HCl, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा CH3 बनेगा, ठीक है। अगर दूसरा वाला अगर हम यहीं पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, यहाँ इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, और ये हमारा क्या बनेगा प्लस ZNO बनेगा, ठीक है। अगर इसी क्रम में तीसरा हम देखते हैं तो तीसरा हमारा क्या बनेगा, अगर हमें तीसरा देखते हैं तो तीसरा में हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए हम किससे रिएक्शन कराएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे और RCH2OH प्लस
ठीक है, ओ एच और क्या बनेगा यहाँ पर एक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम चौथा देखते हैं तो चौथा में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चौथे में हमारा बन जाएगा RCH2OH बनेगा। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम पांचवा देखते हैं तो पांचवें में हमारा क्या होगा, इसको हीट करेंगे। ठीक है, ये होगा CH3CH2, ठीक है, CH2 और बनेगा हमारा क्या, CH2OH प्लस CH3Br बनेगा। ठीक है, इसको अब क्या क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे जो उत्पाद मिल रहा है हमें, हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहले में हमको मिला है ये बना है हमारा O नेगेटिव और P नेगेटिव, जो बन रहा है मेथॉक्सिड टोल्यून बन रहा है। ठीक है, और दूसरे में अगर हम देखें, दूसरे में हमारा क्या बन रहा है, तो यहाँ पर दूसरे में जो है वो हमारा बन रहा है बेंजीन। ठीक है, क्या बन रहा है, बेंजीन, बेंजीन बन रहा है। ठीक है, और हम तीसरे में अगर देखें तो प्राथमिक एल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है, प्राथमिक एल्कोहल बन रहा है। और इसी क्रम में अगर हम चौथे में अगर हम देखते हैं तो क्या बन रहा है, इसमें भी हमारा प्राथमिक एल्कोहल बन रहा है। और पांचवें में अगर देखते हैं तो हमारा पांचवें में बन रहा है ईथर। ठीक है, ईथर का अपघटन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ईथर। ठीक है, ईथर का अपघटन हो रहा है। ठीक है, ईथर का अपघटन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए आठवां था, तो हमने इस वाले क्वेश्चन को तो कर ही दिया है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को अब नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा था जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।